Hello everyone, welcome to Dakshina E-Classroom program, and this is a revision lecture for modern physics for IIT students. So before starting, let me tell you, first thing is, see, the modern physics, there like comes modern physics, photoelectric effect, atomic structure and nuclear physics and X-rays. These things, if you look at these chapters from exam point of view, I'm telling you these are very important chapters, क्योंकि ये बहुत छोटे से चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन इनसे जो वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे आर लाइक ऑलमोस्ट एवरीवेयर मैनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर और बेसिकली दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स बेसिकली, ठीक है ना। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी देखो कंसेप्चुअल हैं, कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा यू मे फाइंड डेफिनेटली डिफिकल्ट बिकॉज यू नीड टू मल्टीप्लाई एक्चुअली नंबर्स, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन वो लेंथी होता है, क्योंकि इफ यू आर डूइंग स्मॉल मिस्टेक दैट विल रिजल्ट इन टू कंप्लीट लाइक रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा आपको लाइक कंफ्यूजिंग या प्रॉब्लम क्रिएटिंग कर सकती हैं। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, तो आप चीज़ों को ढंग से समझ लेते हैं, ढंग से आपको समझ में आ जाती हैं, देन यू विल बी लाइक एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ईजिली। जैसे लाइक मैकेनिक्स में, आरबीडी में मतलब बहुत हाई लेवल के प्रॉब्लम बन जाते हैं, जिनको इवन आपको सब कुछ आता है तब भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। दैट टाइप ऑफ सिचुएशन विल नॉट बी लाइक हियर एक्चुअली। यहाँ पे आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, मतलब यहाँ पे क्या होता है, लाइक फर्स्ट टाइम it was observed by Hertz, but Hertz did not even realize that this is a photoelectric effect because Hertz जो experiment कर रहे थे, he was doing experiment for generation of electromagnetic waves, is it? तो उसके लिए उन्होंने, बट हाँ बाद में चीज़ें पता चली कि that was also like first observation of photoelectric effect। बाद में later on हॉलबैक एंड लेनार्ड बोथ डिड लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि हाँ लाइक यूवी रेज हैं जो जिंक प्लेट वगैरह पर अगर गिराते हैं तो कुछ करंट प्रोड्यूस फ्लो होता है सर्किट में, अगर उन रेज को स्टॉप कर देते हैं देन देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे यूवी रेज है उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट हम मेटल पे गिरा रहे हैं, एक पर्टिकुलर मेटल पे, दैट वाज जिंक बेसिकली, तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो वहाँ से उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि कुछ एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है एंड ही गिव दैट लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बाद में लाइक उन्होंने और भी देखा चीज़ें कि कुछ लाइक एल्कली मेटल्स वगैरह हैं, दे आर इवन लाइक सेंसिटिव टू विजिबल लाइट, कि सीजियम एंड ऑल द सीजियम और कुछ इस तरह के मेटल्स हैं जिन पे अगर विजिबल लाइट भी गिराई जाती है तब भी वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि जो ये फेनोमेना चल रहा है, मैं जो स्टोरी तुम्हें बता रहा हूँ, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर भी नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड लेटर ऑन, जो हॉलबैक एंड लेनार्ड ने लाइक और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके अराउंड 10 ईयर्स और 8 ईयर्स बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो बाद में चीज़ों को कनेक्ट किया गया, ओके दैट वाज दिस देन दिस ऑल दैट, उससे पहले चीज़ें नहीं थी। एक और इम्पॉर्टेंट जो इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कनेक्शन होता है, दैट वाज विद द लाइट, क्योंकि उस टाइम पर अगेन लाइट का पार्टिकल नेचर वाज एक्सेप्टेड। तो सब लोग sorry, just I'm taking it back, लाइट का वेव नेचर वाज एक्सेप्टेड एक्चुअली। इनिशियली न्यूटन ने जब अराउंड 15-16 सेंचुरी में फर्स्ट टाइम स्टडी किया था तो लाइट का पार्टिकल नेचर था। बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल की वजह से वो सब चीज़ें वेव नेचर, तो वेव नेचर वाज एवरीबडी लाइक बिलीविंग वेव नेचर। तो अब आपको जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको वेव नेचर से समझना है, फिर देखेंगे कि लाइक कैसी चीज़ें वेव नेचर में लाइक उसमें खत्म लाइक एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है, एंड देन आइंस्टीन एक्सप्लेन कर देते हैं उनको लाइक 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय कंसीडरिंग द प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटोन कंसेप्ट डिफाइन करते हैं और उसकी हेल्प से। तो ये सब चीज़ें लाइक थोड़ा सा जस्ट आपको समझने के लिए थे, बाकी मेनली चीज़ें कि कंसेप्ट क्या है और उसमें क्या लॉजिक है, क्या फॉर्मूले हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, दैट शुड बी योर फोकस। तो देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, बेसिकली व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट or a metal surface is irradiated by light of sufficient frequency, electrons are emitted from the surface and that is called photoelectric effect। इसको अभी, क्योंकि अब तो सब कुछ डिस्कवर हो चुका है, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हमें जानकारी है और एक एटम का स्ट्रक्चर भी हमें पता है, कि हमें ये भी पता है कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस से बॉन्डेड रहता है, एक एनर्जी से बंधा हुआ होता है, बाइंडिंग एनर्जी जिसको बोल सकते हैं। अगर उतनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करा देते हैं देन द इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रीड,
सही ना, वो एटम से फ्री हो जाता है। और वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराते हैं? सो इन दिस बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय लाइट और फोटॉन्स। जब लाइट गिरती है सरफेस पे तो वो फोटो लाइट बेसिकली एक जिसको अपन प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको फोटोन कहा जाता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है एंड देन इट्स ट्रांसफर्ड इट्स कंप्लीट एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर सफिशिएंट एनर्जी उसके पास होती है देन इलेक्ट्रॉन कम्स आउट। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया सीधा? इट्स इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from a metal surface when it is irradiated by light, or when a light photon strike the metal surface, electrons are coming out, electrons are ejected out from the surface. This phenomena is termed as photoelectric effect. First time studied by Hertz, later on some observations was made by Hallberg and Lenards, और मेनली जो स्टडी की वो आइंस्टीन ने। तो जो आइंस्टीन ने कुछ इसमें रिजल्ट भी डराइव किए थे, और उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स इसके बारे में, तो इसमें जो टर्म्स आती हैं वो है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो एक मेटल सरफेस है, ठीक है ना, मेटल सरफेस ये मान के चलते हैं, सम लाइट इज फॉलिंग ऑन इट, ठीक, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट। तो ये तो क्या आ गई? लाइट, जिसको आप बोल सकते हैं फोटोन, ठीक है ना, एंड दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक इसके लिए प्रॉपर सेटअप रहता है बेसिकली स्टडी करने के लिए है। तो सेटअप कुछ इस तरह का है, मैं मतलब ड्रॉ कर देता हूँ। लेट मी जस्ट ड्रॉ द सेटअप एंड आई विल एक्सप्लेन फ्यू टर्म्स एंड हाउ ऑल दोज थिंग्स डेवलप्ड। Okay, so the setup for observing photoelectric effect looks like something this. तो यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, कैथोड है, दूसरी मेटल प्लेट एनोड है, और एक ट्यूब के थ्रू लाइक ओपनिंग इज देयर एंड थ्रू दैट ट्रांसपेरेंट लाइक सीट, ठीक है, लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन दिस मेटल सरफेस। इस करंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक एमीटर लगा हुआ है सर्किट में। व्हेन करंट विल बी फ्लोइंग इट विल रिकॉर्ड सम रीडिंग। ये वोल्टेज है बेसिकली, दैट विल बी लाइक मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसलिए है यहाँ पे बेसिकली कि पहले अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ सेट कर देते हैं एंड नो लाइट इज फॉलोइंग, ठीक है ना। फिर वोल्टेज अपन यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर बिकॉज सम करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल है। तो उससे क्या होगा, ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि क्या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगा है तो करंट भी कुछ फ्लो हो रहा है क्या। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लाइट नहीं गिरा रहे हैं और तब भी थोड़े से पोटेंशियल के लिए अगर और ज़्यादा इवन पोटेंशियल के लिए भी करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट का रीज़न इज समथिंग एल्स, नॉट बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और नॉट बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो वो सब ऑब्जर्वेशंस के लिए ये सेटअप रहता है। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा देखा जाता है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और अक्रॉस दीज टू रॉड्स व्हेन नो लाइट इज फॉलिंग देन नो करंट इज देयर इन द सर्किट। तो मतलब कि जो भी अगर करंट फ्लो होगा सर्किट में वो लाइट की वजह से ही होगा। बाद में इसको चेंज कर दिया जाता है वो भी सब ऑब्जर्वेशंस वगैरह के लिए। सो दिस इज अ बेसिक सेटअप। फिर इसमें जो आता है बेसिकली टर्म दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टर्म्स सबको क्लियर होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से निकलते हैं व्हेन लाइट और फोटोन स्ट्राइक द मेटल सरफेस, दैट इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड प्लेट इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक इसमें रहता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन होता है कि जो मेटल प्लेट है, हर एक मेटल प्लेट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एक मिनिमम एनर्जी रहती है कि उतनी एनर्जी का फोटोन इसको स्ट्राइक करेगा, देन ओनली फोटोन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। तो वर्क फंक्शन क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन दैट मस्ट स्ट्राइक to eject an electron from the metal plate. That minimum energy is termed as work function. एक आता है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो थोड़ा सा समझने का इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी वाला एक फोटोन इसको स्ट्राइक करेगा। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होता है एंड इट रन्स एक्चुअली टुवर्ड्स एनोड प्लेट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो सर्किट कंप्लीट एंड देयर विल बी करंट इन द सर्किट।
तो जो सबसे तेज बेसिकली जिसको अभी अपन आगे समझेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच रहा है, अगर उसको भी हमें इसको रिवर्स करके नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाए, उसको भी रोकना हो तो इसके लिए कितना मिनिमम ये रिवर्स्ड पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, दैट विल बी योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज़ द मिनिमम पोटेंशियल अप्लाइड इन with reverse, is it, or opposite direction to this polarity so that current in the circuit becomes zero। ठीक है, और इसको थोड़ा सा देखो, अभी क्योंकि रिवीजन है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो समझ सकते हैं। आपको ये भी पता है कि यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी के होती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी के से दौड़ता हुआ यहाँ पे पहुँच जाता है। अगर हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इज इट, तो पोटेंशियल ऑफ this with respect to this, or potential of, we can say, anode with respect to in this situation what will happen, ये तो इधर ही आगे जाएगा, है ना। लेकिन अगर रिवर्स नेगेटिव और पॉजिटिव, पोटेंशियल ऑफ कैथोड विद रिस्पेक्ट टू एनोड जब इस तरह का लगा दिया जाएगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ धक्का लगेगा। तो ये मिनिमम कितना पोटेंशियल लगाया जाए कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना पहुँच पाए, दैट पोटेंशियल विल बी टर्म्ड एज ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना। रिटार्डिंग पोटेंशियल एक टर्म होती है। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनोड लेस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज टर्म्ड एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन। ठीक है ना। जो वर्क फंक्शन है फाई, जिसको अपन लिखते हैं, वो लिखते हैं एच न्यू। ये बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट विल बी एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, वो फ्रीक्वेंसी का फोटोन इसको स्ट्राइक करता है मेटल प्लेट को, तो कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। हाँ, अगर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम इट। तो ये कुछ टर्म्स हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। काइनेटिक एनर्जी, इसमें ये रहता है कि देखो ये क्या है, इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे एक एटम लेते हैं अगर हम, न्यूक्लियस हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑर्बिट्स में हैं, वो क्या है, कुछ एनर्जी से बंधे हुए हैं न्यूक्लियस से और एटम से। तो एक फोटोन अगर यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो इसकी क्या होगा, इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करानी है कि ये जो बंधा हुआ है जितनी एनर्जी से, वो उससे ज़्यादा इसको एनर्जी मिल जाए तो ये फ्री हो जाएगा। समझ में आ रही? उस एनर्जी को मिनिमम एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी है वर्क फंक्शन के बराबर। समझ में आए? तो जब इसकी एनर्जी मिनिमम वर्क फंक्शन के बराबर होगी तब ये जस्ट निकल पाएगा। अगर उससे ज़्यादा होती है तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन के बराबर तो इसको निकालने में यूज़ हो गई, बाकी जो एनर्जी होगी फोटोन की, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आप समझ सकते हैं, तो इसको आइंस्टीन ने लेटर ऑन एक्सप्लेन किया था। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाता है, और के ई मैक्स जो मैक्सिमम पॉसिबल होगी वो एच न्यू, ये तो एनर्जी गिरी, यूज कहाँ हो गए, एच न्यू थ्रेशोल्ड, इतनी यूज हो गई, बाकी जो बची वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म में आ जाती है। इस पे अब आइंस्टीन ने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस किए कि ये जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ें कैसे रिलेटेड होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। ओके, सो आइंस्टीन एक्चुअली डिड सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले मैं वो आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, देन आई विल टेल यू कि क्या कैसे सब चीज़ें। तो एक जो आइंस्टीन ने ऑब्जर्वेशन किया, दैट वाज रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक करंट। सो फोटो करंट वेरिएशन करंट वर्सेस इंटेंसिटी, ये क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंटली चीज़ें ऑब्जर्व की गई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत अजीब वाली लग रही थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन यस दैट वाज ऑल हैपनिंग। अभी अपन बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आइंस्टीन ने उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक जो आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया वो ये था। सो दिस इज इंटेंसिटी एंड फोटो करंट। ये बात ऑलरेडी क्लियर है कि जो इंटेंसिटी है लाइट की,
वो क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तब तो डेफिनेटली करंट आ ही नहीं रहा है, कुछ फ्लो होगा ही नहीं। तो उसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी फ्रीक्वेंसी यू कैन राइट न्यू ग्रेटर देन न्यू थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, उस लाइट की इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। तो ये ऐसा दिखाया था कि अगर कोई इंटेंसिटी में नहीं है, मतलब इंटेंसिटी जीरो मतलब लाइट जीरो मतलब करंट जीरो, सो द ग्राफ लुक्स लाइक समथिंग दिस स्ट्रेट लाइन। मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ता है। सो यू कैन राइट फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट केस इसी में आता है, उन्होंने और भी चीजें ऑब्जर्व की। दिस इज अ फोटो करंट, I versus V potential difference between एनोड, ठीक है ना, कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी, ठीक है ना, अगर मैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखता हूं देन इट लाइक स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड देन दिस। ठीक, तो ये क्या है, फॉर इंटेंसिटी लेट्स से I1, यहाँ पे करंट भी मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इंटेंसिटी से, तो आई एम राइटिंग इट करंट एंड इंटेंसिटी। सो देयर आई स्टैंड फॉर इंटेंसिटी एंड हियर आई स्टैंड फॉर करंट, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा देखा गया। अब अगर इसकी पोलरिटी को हम रिवर्स कर दी जाते हैं, मतलब कैथोड माइनस एनोड वो, और या फिर आप यहाँ पे ऐसे समझो कि एनोड माइनस कैथोड क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसको नेगेटिव एक्सटेंड करते हैं देन व्हाट हैपन एक्चुअली, इट इफ इट इज एक्सपेंडेड नेगेटिव देन हियर इट कम्स, मतलब कि इस पोटेंशियल पे Vs जिसको बोलते हैं, ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ पे फोटो करंट कितना हो रहा है, जीरो। समझ में आ रही होगी चीजें। तो ये कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ पे दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या देखा गया, दो चीजें होती हैं यहाँ पे कि अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दिया जाता है, ठीक है ना, इफ फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट फॉर ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक, उस सिचुएशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा है। एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी के करंट लिए करंट क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है आई मैक्स, फिर आप कितना भी पोटेंशियल ये बढ़ाओ करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या है, एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म्ड एज सैचुरेशन करंट। अब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे बाय कीपिंग द फोटो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कांस्टेंट, उस सिचुएशन में क्या होता है, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, बट वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी सो द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। यू कैन राइट इंटेंसिटी I2, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए, इसको जो सैचुरेशन करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर इंटेंसिटी। सो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है ना, फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं तो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इंटेंसिटी के। ऐसे ही अगर हम एक फिक्स्ड इंटेंसिटी के लिए इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, मान के लो वी आर कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज kept कांस्टेंट, ठीक। तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन हो गई, मान के चलो इंटेंसिटी I, करंट
फोटो करंट, ठीक, और दिस इज फ्रीक्वेंसी, लेट्स से न्यू, ठीक, एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी क्या हो रहा है, नाउ आई एम कीपिंग द इंटेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड। उस सिचुएशन में क्या होता है, नाउ इन दिस सिचुएशन दिस, और आप ऐसे समझो, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 Vs2 and Vs1। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3। अब ये बताओ, ये आप लॉजिकली समझ भी पा रहे होंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, S3 का, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पे, न्यू 3। सो न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यहाँ से इंटेंसिटी चेंज करोगे तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट और सैचुरेशन करंट चेंज होगा, वो भी अभी अपन को समझ में आ गया। और यहाँ से अपन को समझ में आ रही है, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं कांस्टेंट रख देता हूँ तो इस फोटो इलेक्ट्रिक का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल इन्हीं चीज़ों पे बनेंगे कि अगर मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, अब आपको बोला जाता है कि करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए लॉजिकली, ठीक है ना, और आपको याद भी होनी चाहिए कि किसका वेरिएशन किसकी वजह से कैसे होता है। दैट शुड बी क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। तो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है ना, उस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक जो सैचुरेशन करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। समझ में आ रही है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ ऑब्जर्वेशंस थे आइंस्टीन के। Similarly, also Einstein studied the maximum kinetic energy of photoelectric current, photoelectron with frequency. So the graph of Kmax क्या है, maximum kinetic energy versus new frequency, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस पे, तब तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उससे ज़्यादा की लाइट स्ट्राइक करेगी, देन ऑटोमेटिकली जो बाकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो द ग्राफ लुक्स लाइक समथिंग दिस। अगर दूसरा मेटल सरफेस है तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको अपन बोल सकते हैं वी थ्रेशोल्ड, इस पर डिपेंड करेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी 0। दूसरे मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, तो दिस एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज लेट्स से मेटल 1, मेटल 2 एंड मेटल 3। तो अलग अलग तरीके लिए ये क्या, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3 एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1। समझ आ रही चीज़ें। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। एक और ऑब्जर्वेशन जो आइंस्टाइन ने यहाँ पे किया वो ये था दैट देयर वाज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन और लाइट एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जब लाइट स्ट्राइक कर रही है तुरंत immediately there was photoelectron emission, there was immediately photoelectric current flow in the circuit। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर लाइट स्ट्राइक की, गिरती रही फिर थोड़ी देर बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गया या फोटो इलेक्ट्रॉन निकले। सो दीज वर ऑल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय आइंस्टीन, ठीक है। सो द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस फेनोमेना। फोटोइलेक्ट्रिक emission is an instantaneous phenomena, ठीक, इसमें टाइम नहीं लगता। इन्हीं चीज़ों को, ये क्या है, सब रिजल्ट हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इन चीज़ों को सबको आप वेव नेचर से कनेक्ट करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उस टाइम पे लाइट का जो वेव नेचर है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वेव नेचर के हिसाब से देखो क्या होगा,
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड किसका, यू कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका एम्पलीट्यूड। तो पहले इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा E इंटू ई। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से E बढ़ेगा, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, K मैक्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, अगर कोई सी भी लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी, कोई सी भी फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी अगर हम गिराते हैं तो उसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि लो फ्रीक्वेंसी की लाइट बट हाई इंटेंसिटी अगर कर गिराया जाए, देन एवरी टाइम देयर शुड बी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, बट देयर वाज नो इमिशन सच ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आती चीज़ें, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ भी था नहीं। तो इस तरह से चीज़ें थी कि मतलब एक लाइट का जो वेव नेचर था वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफेक्ट को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली फेल्ड हो गया एक्सप्लेन करने में। फिर बाद में क्या किया, आइंस्टीन ने ही प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी, जो फॉर द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए हॉट बॉडी। तो उन्होंने कहा कि जो हॉट बॉडी है वो एनर्जी रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, एंड दैट इज कॉल्ड पैकेट ऑफ एनर्जी, इज इट, पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसको बोलते हैं क्वांटम, एक पैकेट को क्वांटम। और इसकी जो एनर्जी होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज गिवन बाई h into nu। सो मतलब एनर्जी ऑफ वन पैकेट ऑफ वन पैकेट, जिसको क्वांटम बोलते हैं, दैट इज गिवन बाई h न्यू। न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वांटा। इसी को आइंस्टीन ने फोटोन भी नाम दे दिया। तो एक फोटोन क्या है, फोटोन के बारे में भी थोड़ा आपको समझना चाहिए। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। इट इज सिंपली लाइक, ऐसे समझो कि आप पैकेट, क्वांटम ही फोटोन है एग्जैक्टली। पैकेट, फोटोन भी क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। और इसका मास अपन लिख सकते हैं mc² इज इक्वल टू ई, दैट इज इक्वल टू h न्यू। तो इसका मोमेंटम भी होता है, दैट इज इक्वल टू h न्यू बाई c। ये मोमेंटम हो जाता है जिसको अपन h बाई लैम्डा बोल सकते हैं। मास होता है, मास ऑफ दैट इज h न्यू बाई c², ये मास हो जाता है फोटोन का। तो फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन का मोमेंटम होता है, मास होता है, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। एनर्जी कितनी होती है, h न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो हायर इज द फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे देखो, ऐसे समझो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना था उसको लाइट का वेव नेचर पूरी तरह से फेल हो जाता है एक्सप्लेन करने में। फिर आइंस्टीन ने इसी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक की क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके एक फोटोन कंसेप्ट डिफाइन किया और बताया कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है, और जो पार्टिकल है उसको, एक छोटा सा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको एक फोटोन बोल सकते हैं। और फोटोन का एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो लाइट एनर्जी कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। उस पैकेट को नाम दे दिया फोटोन, और फोटोन की एनर्जी हम बता सकते हैं E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें क्या होगा, एक फोटोन अगर स्ट्राइक करेगा तो वो पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, समझ में आ रही चीज़ें। तो अगर एक फोटोन की एनर्जी यहाँ पे देखो, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। तो जो अभी मेटल सरफेस को वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर उतनी एनर्जी का फोटोन होगा, मतलब एक फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होगी, तभी वो उतनी एनर्जी सप्लाई कर पाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करा पाएगा। अदरवाइज उसकी एनर्जी अगर कम हो गई तो क्या होगा, फिर एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएगा उतना, और देयर विल बी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर, है ना, इफ न्यू फोटोन इज ग्रेटर देन न्यू थ्रेशोल्ड, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो h न्यू द एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को मिली, माइनस वर्क फंक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, ये कहाँ यूज हो गई, उसको बाहर आने में। बाकी जो एनर्जी होगी दैट विल बिकम काइनेटिक एनर्जी। इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो एग्जैक्टली ऐसे मैच करता है। तो ये इस तरह से चीज़ है। यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वो सब चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्यों, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दौड़ के,
समझ में आ रही ना चीज़ें, उसको तुम्हें रोकना है, वो भी एनोड पे पहुंच ना पाए, तो उसके लिए हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, यू कैन सी इट्स डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी ओनली, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इट्स डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी, क्लियर ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, दैट शुड बी आल्सो क्लियर, वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड जो हमारा ये ग्राफ था दिस, तो यहाँ पर भी सैचुरेशन करंट में एक और आपको थोड़ा सा बता दूँ, तो इसमें क्या रहता है कि अगर हमारे पास जो फोटोन और लाइट स्ट्राइक कर रही है, उसकी पहली बात तो फ्रीक्वेंसी शुड बी सफिशिएंट और आई विल से शुड बी मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब तो कुछ फेनोमेना ऑब्जर्व होगा, तभी हम कुछ बात कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ही, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, तब तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना वहाँ पे होगा ही नहीं। और अभी आइंस्टीन की जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी यूज़ करके उसने फोटोन की थ्योरी दी आइंस्टीन ने, तो उस हिसाब से आपको ये भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ये सब चीज़ें हुआ कैसे। यहाँ पे एक और है जो फोटो सैचुरेशन करंट में, थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूँ। सैचुरेशन करंट एक्चुअली में इसमें होता क्या है, ये जो कैथोड रे ट्यूब है ना, ठीक है ना, यहाँ पे ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले, उनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी, दौड़ करके कैथोड से एनोड पे पहुँच गए, और सिस्टम में सर्किट कंप्लीट कर दिया, करंट फ्लो होने लग गया। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, क्योंकि कुछ के पास एनर्जी बहुत कम है, ठीक है ना, एनर्जी बहुत कम है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर ही इकट्ठे होते रहते हैं, उनके पास वो आगे क्यों जाएं, अब वो जा ही नहीं पाते आगे। Some electron cloud, some lot of electron get collected here. अब इसी को अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इनको खींचेगा। समझ में आ रही चीज़ है, तो खींचेगा तो मतलब जब जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या होगा, यही चीज़ थी कि यहाँ पे ये पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, तो ये जो करंट है अपना वो बढ़ता जा रहा था। समझ में आ रही ना चीज़ें, सो दैट्स वाई दिस पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बढ़ाने से ये क्या हो रहा है, ये करंट, ये क्या है, आई करंट वर्सेस वी पोटेंशियल फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे ये पोटेंशियल क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, और मोस्टली इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं, तो इसलिए ये पोटेंशियल बढ़ाओगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पहुँचेंगे और करंट विल इंक्रीज, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं होंगे। एक टाइम आएगा कि जो भी एक जीरो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकला, वो भी यहाँ पहुँच गया। अब आप ये पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा है ना, तो दैट्स वाई नो फर्दर इलेक्ट्रॉन कैन बी लाइक इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग दिस। तो उस सिचुएशन में ही एक मैक्सिमम करंट आ जाता है। मैक्सिमम करंट क्या है कि फोटोन स्ट्राइक किए और पर सेकेंड, जैसे मैंने कहा कि 20 या n इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से इमिट हो रहे हैं और n इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ही यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, तो अब तो आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ, ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन, n से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते पर सेकंड, तो दैट्स वाई योर करंट will become constant और maximum and that is called saturation current। तो वो कब बढ़ेगा, जब यहाँ पे इंटेंसिटी आप बढ़ा दोगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप पर सेकंड जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएंगे, तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना के बारे में, जो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। टर्म्स क्या हैं, किसका कनेक्शन किससे है, कौन सी क्वांटिटी किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, क्यों डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, क्या वेरिएशन है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक फोटोन, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं। फोटोन, इसका रेस्ट मास 0 है, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझ लो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, आप सीधा आएगा, स्ट्राइक करेगा, आपको एनर्जी फील होगी, हीट, यू विल फील द हीट, नॉट ओनली फॉर वन फोटोन, मनी लाइक फोटोन से स्ट्राइकिंग, बट कुछ देखोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट मास। मतलब ये समझो कि पैकेट है, ट्रांसफर की और खत्म, समझ में आए, एनर्जी ट्रांसफर और खत्म, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, तो रेस्ट मास इसका 0 रहता है, एनर्जी हो जाती है इस फोटोन की E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो न्यू फ्रीक्वेंसी का अगर इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन होगा तो फोटोन होगा, उसकी एनर्जी ये हो जाती है,
ठीक है, मास अभी अपन को समझ में ही आ गया और मोमेंटम भी समझ में आते हैं। इसकी एनर्जी को अगर हम लिखें E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो कभी कभी अगर हमें वेवलेंथ दे रखी होती है तो हम लैम्डा के टर्म्स में, तो यहाँ पे H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट, ये तो सबको समझ में आती होगी, ठीक है ना। इसकी अगर हमें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन में, तो एच सी की हम वैल्यू रखे देश और सी की स्पीड की और कन्वर्जन करके सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आ जाता है बेसिकली 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू याद रखने का। तो जब भी आपको लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में दे दिया जाता है तो आप सीधी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दिस। इसकी जगह अब आपको हर जगह रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये रखो, जैसे मैं कहता हूँ लेट्स से लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई 6000, और ये किस में आएगी, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट विल बी, यू कैन सिंप्लीफाई इट, ठीक है ना, जो भी है E विल बी लाइक 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी आ जाएगी, समझ में आ रही चीजें। अगर लेट्स से W क्या है, वॉट, मतलब पावर, एक सोर्स है जो इतनी पावर इजेक्ट कर रहा है, इमिट कर रहा है पर सेकेंड, तो इसमें से कितने फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो एक फोटोन की मतलब लाइक एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। सो लेट्स से n फोटोन आर इमिटिंग पर सेकेंड, देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड विल बी इक्वल टू व्हाट, n h nu, that is equal to W. So number of photons emitting per second is E by h nu watt। ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो ये चीज़ें थी कुछ आपको फोटोन के बारे में, ये आपको ओके। सो अभी अपन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था ये समझ में आ गया, और आइंस्टीन ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया। आइंस्टीन ने विद द हेल्प ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी उसको एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज दैट वाज फेल्ड, लाइक वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल्ड टू एक्सप्लेन। लेट्स सी सम एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन वी विल टॉक अबाउट रेडिएशन प्रेशर। तो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, you can read it there. A beam of light consists of 4 wavelength, 4000 angstrom, 4800 angstrom, 6000 angstrom and 7000 angstrom each, of intensity 1.5 into 10⁻³ watt per meter square. The beam fall normally on an area of 10⁻⁴ per meter square of a clean metallic surface of work function 1.9 electron volt. Assuming no loss of light energy, each capable photon emit 1 electron. Calculate the number of photoelectrons liberated per second. This is the question. So let me first write it. तो यहाँ पे क्वेश्चन पे लैम्डा है, लैम्डा 1 4000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 है 4800 एंगस्ट्रॉम, lambda 3 this is a 6000 angstrom and lambda 4 is 7000 angstrom। तो ये 4 वेवलेंथ के फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। वर्क फंक्शन दे रखा है तुम्हें 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपको ये बोला गया कि हर एक कैपेबल फोटॉन इमिट कर पा रहा है। इंटेंसिटी दे रखी है I इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ into this is watt per meter square, and area is given as 10⁻⁴ meter square of the plate। तो अभी आपको देखना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होंगे, लाइक कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो देखो बहुत सिंपल सा है, लाइक दिस इज सिंपल एप्लीकेशन। पहली बात तो वर्क फंक्शन अपन को दे रखा है, ये निकाल लेते हैं कि इनमें से कौन सा फोटोन लाइक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, कैपेबल है। तो मतलब उसकी एनर्जी का फोटोन लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा E1 इज इक्वल टू हाउ मच, 12400 डिवाइडेड बाई 4000 एंड दिस implies this and 0, that comes out to be 3.1 electron volt. Similarly E2 will be equal to again 12400 divided by 4800,
दिस गेट्स कैंसल एंड इसको सॉल्व करते हैं तो इट्स 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Okay, it's coming out to be exactly yes to with 2.58 actually. I am directly writing the results. So 2.58 electron volt. Similarly for E3 it will be how much? 6000. So it will be 12,400 divided by 6,020. This comes out to be 2.0636 like electron volt. And E4 is equal to how much? 12,400 divided by 7,000, so 20, it comes 12 point, it's 1 point and it's 5, so 7977 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, ये भी कैपेबल है, ये भी कैपेबल है. सो दिस विल बी एबल टू दिस एंड दिस, बट दिस ये कोई भी फोटोन नहीं निकाल पाएगा. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने नंबर ऑफ फोटोन इमिट करेगा पर सेकेंड. तो देखो इंटेंसिटी आई है तो मतलब एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? आई मल्टीप्लाइड बाई ए. इज इट? पावर को लिख सकते हैं, पावर इज एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली, दैट इज आई इंटू एरिया. अब एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच सी बाई लैम्डा. ठीक है ना. सो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, तो वो कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई एच सी इंटू लैम्डा. ठीक है ना. और सब कुछ अब अपन को दे रखा राइट दिस नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो ये इतने फोटॉन्स इमिटेड है. जस्ट वेट ए सेकेंड. तो यहाँ पे अपने पास ये तो समझ में आ गया. ऑल राइट. आई मीन लाइक जितने यहाँ पे फोटोन स्ट्राइक कर रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. और ये देख लेते हैं कि इसमें कितने फोटोन है. तो ये टोटल एनर्जी है इंसिडेंट. एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा अपन को ये दे रखा है. तो यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं बेसिकली, और अपने को बेसिकली एक फोटोन की एनर्जी भी आ चुकी है. ठीक है ना. तो अपन ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन, दिस इज आल्सो इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना. तो यहाँ से भी अपन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे. सो गेटिंग माई पॉइंट अप टू हियर. तो देखो अब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोटोन, तो आई ए दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई एरिया 10⁻⁴ और डिवाइडेड बाई 1 बाई E1. मैंने यहाँ पे ये कॉमन ले लिया बेसिकली. इसको मैं दूसरा ये देखो I इंटू ए बिकॉज इट्स सेम फॉर डिवाइडेड बाई E1. इतने नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट होंगे बिकॉज ऑफ दिस लाइक 4000 वेवलेंथ इंटेंसिटी. ठीक है ना. नेक्स्ट आई इंटू ए डिवाइडेड बाई E2 एंड नेक्स्ट आई इंटू ए डिवाइडेड बाई E3. तो इतने फोटोन इस वेवलेंथ के द्वारा 4000 के द्वारा, ये 4800 के द्वारा, ये 6000 के द्वारा, 7000 की वजह से कोई फोटोन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट होगा. ये एक नंबर ऑफ कैपेबल फोटॉन्स है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे. तो ये अपन को आई इंटू ए और इसको 1 अपॉन ये E1 प्लस 1 अपॉन E2 प्लस 1 अपॉन E3. ठीक है. और इन सबको वैल्यूज अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो आई 1.5 इंटू 10⁻⁴ into 10⁻⁴ area. This is 1 by 3.1 plus 1 by this is how much? Next 2.58 plus 1 by this is 2.06. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सो दिस डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो इट्स इन जूल. तो ये अपने पास टोटल अब नंबर ऑफ फोटोन आए थे. इसको सॉल्व करते हैं तो देन इट कम्स आउट टू बी, ये क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम विच आर कैपेबल ऑफ इमिटिंग वन इलेक्ट्रॉन. तो इसी को दिस इज जस्ट ए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. यू सिंप्लीफाई इट एंड सॉल्विंग वी गेट द आंसर. इट्स कम्स आउट टू बी बेसिकली 1.12 इंटू 10⁻, इट्स 12. तो मतलब इतने कैपेबल फोटॉन सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू दिस. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per unit time, that will be equal to how much? 1.12 into 10⁻12 electrons per second. ठीक है ना. सो दिस इज द प्रॉब्लम. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, तो सिमिलरली यू कैन ट्राई मोर प्रॉब्लम्स एंड आई होप लाइक इट विल बी क्लियरिंग यू अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेट्स सी नेक्स्ट इज रेडिएशन प्रेशर.
ओके, नेक्स्ट इज फोर्स और प्रेशर ड्यू टू रेडिएशन। तो देखो रेडिएशन क्या है ये आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। रेडिएशन जो लाइक अपन लाइट के रेडिएशंस या लाइट की बात करें तो जो लाइट गिर रही है इट कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, फोटॉन्स, पैकेट ऑफ एनर्जी, तो वही रेडिएशन है बेसिकली। तो क्या वो किसी सरफेस पर प्रेशर फोर्स लगा सकते हैं? यस डेफिनेटली, एंड वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ मच एक्चुअली। तो यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, लेट्स से आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, और वेवलेंथ लैम्डा है, सी स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लांक कांस्टेंट वी नो, एंड ए इज द एरिया ऑफ सरफेस जिस पे इंसिडेंट है। तो अभी अपन बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो एरिया तो मतलब पहले तो एक फोटोन की जिसका वेवलेंथ या लैम्डा है उसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, I am writing it E, that can be written as hc by lambda, this is the energy, ठीक है ना। अगर इंटेंसिटी I है, सरफेस एरिया A पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो मतलब टोटल कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम स्ट्राइक कर रही है? मतलब इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? I इंटू A, बिकॉज इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इतनी एनर्जी अगर इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी के फोटोन और रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं तो इतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग दैट विल बी इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाई एनर्जी दैट इज एच सी बाई इंटू लैम्डा। तो इतने फोटोन अगर स्ट्राइक करते हैं पर सेकेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइक एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है? सो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, मैं इसको P लिखता हूं, दैट विल बी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ठीक है ना, बिकॉज एनर्जी होती है इसकी mc स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से सी गेट्स कैंसल, mc इज द मोमेंटम, दिस इंप्लाइज p इज कमिंग आउट टू बी h बाई लैम्डा। बाद में इसको डी ब्रॉगली ने जनरलाइज कर दिया, ये फोटोन के लिए तो वैलिड था हमेशा, बाद में डी ब्रॉगली ने इसको जनरलाइज करके डी ब्रॉगलीज मैटर वेव भी लाइक डिफाइन कर दिया। तो ये आ जाता है, ये थोड़ा सा लाइक टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको देखो एक फोटोन का मोमेंटम आ गया और ये आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन जाते हैं बेसिकली, जैसे एक केसेस है कि R इज इक्वल टू लेट्स से 0 एंड A इज इक्वल टू 1। ये R और A क्या है? R रिफ्लेक्टिव पावर, A एब्जॉर्प्टिव पावर। R 0 मतलब कि कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, A 1 है मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। तो मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। क्लियर? तो सरफेस क्या हो रहा है? पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम ये है एक का, रिफ्लेक्टेड, सो P इंसिडेंट फॉर वन फोटोन इज h बाई लैम्डा, P रिफ्लेक्टेड दैट विल बी 0, डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम वी कैन राइट h बाई लैम्डा, ठीक है ना, ड्यू टू वन फोटोन। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो वो क्या हुआ? टोटल कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं? तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा P ऑफ 1, एंड दैट नंबर कितने स्ट्राइक कर रहे हैं? आई ए लैम्डा बाई एच सी। सो दिस इज आई ए lambda by hc multiplied by h by lambda, kids cancel, this comes out to be I a by c, and I can say this is the change in momentum per unit time is termed as force. So this is your radiation force or force due to radiation when it's completely absorbed. Similarly pressure क्या हो जाएगा? Due to radiation, force divided by area, that comes out to be I by c. So this is called radiation pressure. अब इसमें क्या होता है कि बी केस अगर रिफ्लेक्टिव पावर 1 है, एब्जॉर्प्टिव पावर 0 है, मतलब कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो फोटोन इंसिडेंट हुआ, मोमेंटम इंसिडेंट ये हो जाएगा, वापस उतनी ही एनर्जी से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। सो उस केस में क्या लिखेंगे? इंसिडेंट मोमेंटम पी आई क्या है? मोमेंटम इंसिडेंट मोमेंटम ऑफ वन फोटोन दैट इज इक्वल टू हाउ मच? h बाई लैम्डा, एंड P फाइनल
reflected momentum of वन फोटोन, तो वो कितना हो जाएगा बेसिकली, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एच बाई लैम्डा। माइनस का मतलब कि उल्टा डायरेक्शन में, तो डेल्टा पी टोटल कितना हो गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू आई कैन राइट 2h बाई लैम्डा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो टोटल एक फोटोन की वजह से चेंज इन मोमेंटम ये, और इतने फोटोन पर यूनिट टाइम स्ट्राइक कर रहे हैं, सो दैट आई कैन डायरेक्टली राइट फोर्स, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड change in momentum due to one photon, number of photons striking per second, this multiplied by number of photons striking per second will be the total change in momentum per second and that will be force। तो ये आ जाता है अपने पास 2I A by into lambda by hc multiplied by h by lambda, yes, h by lambda, lambda h, this comes out to be 2I A by c। So this is the radiation pressure when the surface is completely reflecting, ठीक है ना, and sorry radiation force and radiation pressure उस केस में हो जाएगा force divided by area, that will be equal to 2I by c। So this will be radiation pressure। तो आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, सिंपल सा है, उसकी एनर्जी ये लिख सकते हैं, एनर्जी को mc², तो mc गेट्स कैंसिल, तो वहाँ से अपने पास एक फोटोन का मोमेंटम ये आ जाता है। अगर आई इंटेंसिटी का रेडिएशन ए सरफेस एरिया पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो मतलब पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, आई इंटू ए। एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो मतलब कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, सो दिस एनर्जी डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग। अब दूसरा क्या किया अपन ने, एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है तो उसका मोमेंटम कितना ट्रांसफर कर रहा है, अब वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो एब्जॉर्ब करेगा तो कंप्लीटली ये हो गया, फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया। रिफ्लेक्टेड होगा तो फाइनल मोमेंट, ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा माइनस, पी फाइनल विल बी इक्वल टू, हियर आई विल राइट पी फाइनल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच बाई लैम्डा। माइनस का मतलब कि जस्ट उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में। चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड विल बी दिस, कितने फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स, एग्जैक्टली दिस, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई this number of photon per unit time striking the surface multiplied by change in momentum due to one photon, this is the total change in momentum per unit time, that is termed as force or radiation force। तो ये आ गया डिवाइड बाई एरिया विल बी और रेडिएशन प्रेशर। तो ये अपने पास आ जाता है। इसमें और कुछ चीज़ें आ जाती है कि कभी कभी अगर जो रेडिएशन है वो कुछ एंगल पे इंसिडेंट हो, ठीक है ना, वहाँ पर भी फिर से कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव एब्जॉर्प्टिव, तो उस सिचुएशन में जो फोर्स लगता है कैसे निकालते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट पार्ट टू। तो यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज़ें हैं, बट जो रेडिएशन इंसिडेंट है वो कुछ एंगल पर हैं और इनकी इंटेंसिटी है ये आई, एंड लेट मी से दिस इज द एरिया ओवर विच दे आर स्ट्राइकिंग, दिस एरिया इज ए। तो अब मैं ये पहले तो ये बताता हूँ, ये अगर एरिया ए है तो ये एरिया कितना होगा, सो दिस एरिया इफ आई एम सेइंग दिस इज लेट्स से एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दिस एंगल विल बी लाइक थीटा। तो ये एरिया वेक्टर ए है तो इसका कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट हो जाता है ए कॉस थीटा, मीन्स दिस एरिया विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो अगर इंटेंसिटी आई है, ये ए सरफेस एरिया सरफेस का है, देन एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम का लिख सकता हूँ, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। पहले लिख रहे थे अपन आई इंटू ए, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देख सकते हो कि इतने इंटेंसिटी जो आई है वो नॉर्मल एरिया से डिफाइन हो जाती है। तो दैट्स वाई एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू आई इंटू ए कॉस थीटा, नॉट ए, बिकॉज दिस इंटेंसिटी ऑन दिस सरफेस ए एरिया पे इंटेंसिटी आई नहीं है, ओनली दिस एरिया पे ए कॉस थीटा पे इंटेंसिटी आई है। ओके, एनर्जी इंसिडेंट ये आ गई पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक फोटोन की एनर्जी तो वही होगी सेम, सो नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग, नंबर ऑफ फोटोन हिटिंग पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू आई ए कॉस थीटा इंटू लैम्डा डिवाइड बाई एच सी। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास नंबर ऑफ फोटोन्स एन पर यूनिट टाइम। अब नेक्स्ट है कि एक फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम आप समझ सकते हैं बिकॉज फोटोन ऐसे आ रहा है तो मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी इसी डायरेक्शन में होगा। सो मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो वो क्या आ जाएगा, पी आई दैट विल बी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, बट ये किधर होगा, बेसिकली इट विल बी एट सम एंगल दिस,
दिस विल बी पी आई। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक पी कॉस थीटा, अनदर कंपोनेंट हियर पी साइन थीटा। जो नॉर्मल फोर्स है वो सिर्फ इसकी वजह से लगेगा, ये आपको ध्यान रखने का। सो नॉर्मल फोर्स विल बी लाइक दिस। अब ये है इंसिडेंट दिस, डिपेंडिंग ऑन कि अगर मैं कंडीशन यहाँ पे लेता हूँ, लेट्स से ओके लेट मी राइट इट हियर, इफ r इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग हो गया, तो पूरा मोमेंटम ट्रांसफर हो गया। लेकिन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मोमेंटम किधर है, दैट इज इक्वल टू दिस, क्लियर ना। सो p फाइनल विल बी इक्वल टू 0। सो चेंज इन मोमेंटम of one photon in normal direction, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा पी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, पी कॉस थीटा, दैट इज h बाई लैम्डा इनटू कॉस थीटा। ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं ये, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ और लाइक टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एक फोटोन की वजह से इतना है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक इतने हैं, तो दैट विल बी फोर्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा p ड्यू टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू i a cos थीटा इंटू लैम्डा डिवाइड बाई hc मल्टीप्लाइड बाई दिस इज h बाई लैम्डा इंटू cos थीटा लैम्डा hc, दिस कम्स आउट टू बी i a cos स्क्वायर थीटा बाई c, दिस इज द इक्वल टू फोर्स। और यहां से आ जाएगा अपने पास रेडिएशन प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज आई एरिया। हाँ दैट्स गुड क्वेश्चन हियर। अब एरिया कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे ये फोर्स जो ये लग रहा है वो क्या, पूरे ए सरफेस पर लग रहा है, समझ में आ रही ना, ए सरफेस पे ये क्या है, नॉर्मल फोर्स जो स्ट्राइक हिट कर रहा है, दैट इज दिस। ये रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स कुछ एक्चुअली में इस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, वो इसकी वजह से आएगा। तो अगर आपको नेट फोर्स पूछा जाता है, सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स बट दिस फोर्स दैट विल बी लाइक टेंजेंशियल फोर्स, तो शियर स्ट्रेस अगर पूछ लिया जाता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो ये पी साइन थीटा चेंज इन मोमेंट लाइक इंसिडेंट मोमेंटम ऑफ फोटोन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है ना, अगर कंप्लीटली ऑब्जर्व हो रहा है तो दिस विल बी द सिचुएशन, दिस नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग दैट इज इक्वल टू दिस, तो वो तुम्हारे पास टोटल फोर्स आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये आ गया, सो दिस इज रेडिएशन प्रेशर। तो हाँ, तो रेडिएशन प्रेशर के लिए एरिया क्या लिखेंगे, सेम ए, तो वो आ जाएगा दिस डिवाइड इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, लेट मी राइट इट, आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाता है रेडिएशन प्रेशर, ठीक है ना। इसी में है सिचुएशन, अगर लेट से इफ कम आई मीन लाइक r इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 0, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये मोमेंटम इंसिडेंट है, मैं लिख सकता हूँ इंसिडेंट मोमेंटम, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज p, दिस इज p cos थीटा, दिस इज p sin थीटा, इधर जाएगा p एंड अगेन दिस इज थीटा, सो दिस विल बी आल्सो थीटा, दिस इज p sin थीटा, दिस विल बी p cos थीटा। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा p1 दैट इज बी 2p इंटू cos थीटा, that and can be written as basically 2h by lambda into cos theta. Number of photons will be still same because sin theta cancel हो जाएंगे, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप सीधा फोर्स लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू change in momentum due to one photon multiplied by total number of photons striking per unit time, that will be change in momentum per unit time or total change in momentum per unit time. तो this multiplied by this, तो ये आ जाएगा I a cos theta divided by hc multiplied by lambda multiplied by 2h by lambda into cos theta, and this comes out to be 2ia cos square theta divided by दिस इज सी। तो ये आ जाता है तुम्हारे पास टोटल फोर्स। तो ये देख सकते हैं कि अगर सरफेस रिफ्लेक्टिव है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, तो फोर्स डबल हो जाता है, ठीक है ना। और एब्जॉर्बिंग मतलब लाइक इन दिस, तो रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा, अगेन तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया यहाँ पे ए ही लेंगे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा नहीं, दैट विल बी इक्वल टू बेसिकली 2i इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब इसमें कभी कभी सिचुएशन आ जाती है, लेट्स से थर्ड केस r प्लस ए इक्वल टू 1 एंड r नॉट इक्वल टू 0, a आल्सो नॉट इक्वल टू 0, मतलब ना तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना एब्जॉर्बिंग है। तो अब आपको देखो
मैं मान लेता हूँ कि आर फ्रैक्शन अगर रिफ्लेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या होगा, जो आर फ्रैक्शन है वो इतना, ठीक है ना। सो इफ लेट सपोज ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आर। सो फोर्स यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फोर्स ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड पार्ट, तो F will be like force due to reflected part plus force due to absorbed part. तो force due to reflected part क्या हो जाएगा, this multiplied by fraction कितना, so 2i cos a cos square theta into r divided by how much c, and due to absorbed part that will be equal to absorbed part. तो absorbed part के लिए अपन ने देखा है force due to this is equal to absorbed part की वजह से कितना आ रहा है this, so this is I a cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई c मल्टीप्लाइड बाई a। ये समझ में आती है चीज़ें। इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर देता हूँ, लेट मी राइट इट हियर। तो उसके लिए अपन क्या होगा, जनरल टर्म्स में, ये जो थर्ड केस है वो मैं जनरल टर्म्स के लिए लिख रहा हूँ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू, यहाँ से देखो अगर मैं लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू व्हाट, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सी इंटू आर प्लस दिस आई ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सी, और ये इसको मैंने 1 प्लस अनदर, ये क्या हो जाएगा आर प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये अपने पास आ जाता है टोटल आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी, बाहर ले लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू आर प्लस 1, तो दिस विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग when it's partially reflecting and partially absorbing surface. So this is all about basically your different possibilities, different cases of radiation pressure and radiation force actually. So this is the general case where reflecting power or coefficient of refraction basically मतलब fraction of radiation reflected, that is this. तो उस सिचुएशन में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्लेक्टिव पावर 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधा ये रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला। अगर ये 0 हो जाता है तो वो पहले वाला दे देगा। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट्स सेम थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी और केस में पूछ लिया जाता है, एक स्फीयर है तो वहाँ पे क्या करने का, वही चीज़ें हैं, इंसिडेंट रेडिएशन है, check for one moment, like change in momentum of one photon, check how many number of photons are striking, depending on if it's constant for everyone simply multiply, if it is like variable for then you might have to go for integration also, approach will still remain same। कौन से फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना इन्फ्लुएंस आता है, that should be clear to you। So this is all about your force due to radiation or radiation pressure।